इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 88 फीमेल कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे, लड़के भी इतने नहीं हुए थे जितनी लड़कियां हुई थी, 88 लड़कियां रिकमेंड हुई थी। आपका इंटरव्यू 2 घंटे चला है। रिद्धि, व्हाट यस मैम। exactly happened in the interview and किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे? सो आप जो भी बोल रहे हो, आप इंटरव्यू में जो भी बोलने वाले हो उसके ऊपर से नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। सो आप बहुत ही ज्यादा अवेयर रहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आप कुछ भी बोल दोगे वो आपको उस पर काउंटर क्वेश्चन कर लेंगे। मैम SD इज द ओनली पार्ट विच यू नो कि आपको क्या लिखना है वहां पे जाके, और ये लिखना ही है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि SD आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाए। अगर SD आप टाइम पे कंप्लीट कर देते तो पीछे अगर कुछ छूटा होता है तो आपको मौका मिल जाता है कंप्लीट करने का, इन केस the invigilator is not looking at you. Hello friends, welcome back to Defense Torja and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and जो आज की हमारी गेस्ट है उनका नाम रिद्धि है. She has scored All India Rank 2 in NCC Special Entry. ये जो रिकमेंडेशन मिला है उन्हें सेकंड अटेम्प्ट में मिला है. And in her first attempt she has scored All India Rank 30 and then in a very second attempt she has scored All India Rank 2. Since NCC Special Entry is an entry जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है क्योंकि सिर्फ 4 वैकेंसीज होती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए. सो हमने सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है इस वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कॉल रिद्धि टू आवर प्लेटफॉर्म डिफेंस टॉर्चर. आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू. प्रिसाइजली पहला इंटरव्यू है जो कि फीमेल कैंडिडेट के साथ है and somebody who is All India Rank 2 and who is 2-time recommended candidate. What could be better than that? So before we start the actual interview, I wanted to give a brief introduction about yourself. Okay, ma'am. So I am Riddhi Limay and I have done my bachelor's of physiotherapy. मतलब graduation में मैंने physiotherapy की है. Then अभी जो मेरा recommendation था from Allahabad था, उसके पहले मेरा भोपाल से I got recommended and it was my second attempt. Yes, ma'am. So इसमें मेरा हो गया. So I'll be joining OT Chennai now. So, I was just wondering कि जो NCC special entry है, how it is different from other entries in terms of competition, merit list and selection rate. What is your point of view in that? मैम आई फील ना कि एनसीसी एंट्री एज वी नो कि डायरेक्ट एंट्री होती है एंड देन नंबर ऑफ सीट्स, जैसे आपने पहले बताया कि नंबर ऑफ सीट्स जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहती है वो बहुत कम रहती है। तो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड, इसमें कंपटीशन ज्यादा है। जैसे इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 88 फीमेल कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे, लड़के भी इतने नहीं हुए थे जितनी लड़कियां हुई थी। 88 लड़कियां रिकमेंड हुई थी, बट उनमें से सिर्फ 4 ही को अब मतलब मौका मिलने वाला है OTA ज्वाइन करने का। सो इसलिए ये कॉम्पिटिटिव है। और इसके पहले भी मैम जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज था ना, जिससे हम अपीयर कर सकते हैं, मतलब इफ यू हैव टू गो फॉर SSB फॉर NCC एंट्री, 2 चीजें लगती है। नंबर 1 कि आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड नंबर 2 जो पिछली बार तक का क्राइटेरिया था वो ये था कि आपको 50% ग्रेजुएशन में चाहिए, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपको 50% स्कोर होना चाहिए। बट इस टाइम से जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो इन्होंने इंक्रीज करके 60% कर दिया। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पिछली बार, जो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने रिपोर्ट किया था इट वाज अराउंड 350 बच्चों ने रिपोर्ट किया था। इस बार वो सडनली ड्रॉप हो गया, वो 105 के अराउंड आ गया था। तो इस परसेंटेज ड्रॉप की वजह से कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि उन्होंने उधर ही एक कंपटीशन के लिए बेंचमार्क सेट कर दिया कि यू नीड एटलीस्ट 60% इन अ ग्रेजुएशन, ऐसा मैम। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ पीपल हु कम फॉर SSB एंट्री थ्रू NCC इज मोर एंड द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस, अदरवाइज द SSB इंटरव्यू इज सेम, सो दैट्स द कंपटीशन इज मोर। So जब SSB आने वाला होता है तो we have a ample amount of time, 2 से 3 महीने होते हैं. तो उस टाइम को प्रॉपर्ली कोई यूटिलाइज कैसे कर सकता है if somebody is watching and उनका पहला SSB है, because it is considered to be the golden chance, right? So Yes, how ma'am. somebody can utilize the time duration as well as routine के अंदर क्या क्या changes हो सकते हैं, रिद्धि? I want to know that. ओके मैम। तो जैसे आपको पता चल गया कि अभी आपकी SSB डेट आ गई है, या फिर इफ यू आर ऑलरेडी ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर SSB इन योर फाइनल ईयर, या फिर आप थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में भी है, तो सबसे पहले आप करंट अफेयर्स ब्रश अप करना स्टार्ट करेंगे। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अदर देन दैट फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब वहाँ पे इतना ज्यादा कुछ फिजिकल टफ होता नहीं है, बट मैम फिर भी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज वहाँ पे होती है, जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गया, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हो गया, इन सब में आपका फिजिकल फिटनेस एवरेज होना एटलीस्ट जरूरी है। तो उसके लिए स्टार्ट विथ रनिंग, नॉर्मल जॉगिंग करो, जंपिंग एक्सरसाइजेस, नॉर्मल एक्सरसाइजेस जो भी रहती है वो करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर एंड टाइम पे आप वहां पे जाके वो परफॉर्म करोगे ना, यू कैन गेट इंजर्ड ओवर देयर। मेरे साथ हुआ था, मतलब मेरी नेक्स्ट चेस्ट नंबर जो था मेरा था, मतलब मेरे बाद वाली जो चेस्ट नंबर थी, शी गॉट इंजर्ड। मतलब वो उतना प्रैक्टिस नहीं करके आई थी पहले, मे बी, तो एकदम से उसने अगर वो सब चीजें ट्राई करी तो उसको इंजरी हो गई वहां पे। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि करंट अफेयर्स ब्रश अप करें, देन फिजिकल एक्टिविटी पे वर्क करें, एंड इफ यू फील योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट दैट गुड, देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अपॉन इट, कि आप मिरर में देख के प्रैक्टिस करिए, बोले लेक्चरेट के लिए, GD के लिए, वो इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा। सो धीरे धीरे आप ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेन स्टेपिंग स्टोन है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है.
अब जब हम स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो वी ऑल नो दैट स्क्रीनिंग रेशियो बहुत कम है, but we are not going to be analyzed by the assessors if we are not staying for those 5 days. So when it comes to screening, what are the key points you want to highlight for the screening process? ओके, तो द स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद OIR। तो मैंने क्या किया था, OIR की काफी प्रैक्टिस करके गई थी मैं बिफोर हैंड। जैसे बहुत सारे साइट्स है, SSB क्रैक पे अवेलेबल रहता है, या फिर बुक्स भी आती है काफी OIR की। तो जब हमें पता है कि हमें OIR अपीयर करना ही है, तो प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस बिफोर हैंड। मतलब आप प्रैक्टिस करके जाइए, वहां पे आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम्ड रहता है। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस बहुत टफ रहता है, बट जस्ट बिकॉज वो टाइम्ड रहता है तो आपको डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। Exactly. तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, ट्राई कि आप एटलीस्ट सारे सर्कल्स कंप्लीट कर रहे हो, सबको डाकन कर रहे हो। उससे क्या, अगर गलती से तुक्का भी लग गया तो भी कुछ मार्क्स ऐड ऑन हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है सच। तो मतलब मैंने भी यही किया था, मेरे छूटे थे एक दो, मैंने तुरंत वहां पे जैसे उन्होंने टाइम स्टॉप बोला, मैंने देखा जहां जहां भी एम्प्टी है सब कुछ सर्कल कर दिया, मैंने डाकन कर दिया। तो यही है कि OIR की प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले, एंड देन वहां पे जैसे भी आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो। देन उसके बाद PPDT होता है मैम। तो PPDT में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले पिक्चर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। PPDT में हमें एक कॉलम मिलता है जिसमें हमें लिखना रहता है कि नंबर ऑफ पर्सन हमने कितने परसीव किए, एक्शन, देन उनका मूड वगैरह। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना जरूरी है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं उस पिक्चर में। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व ही नहीं करोगे पिक्चर, तो आपको परसीव ही नहीं कर पाओगे ना कि नंबर ऑफ पर्सन कितना है। तो आप पिक्चर सबसे पहले, बहुत 30 सेकेंड्स मिलते हैं जो कि बहुत बड़ा टाइम है। तो आप अच्छे से पिक्चर देखिए, पहले समझिए पिक्चर में क्या है, पूरा स्टिमुलस देखिए, कोई भी स्टिमुलस अवॉइड नहीं करना है, सारा पिक्चर अच्छे से देखिए। देन आप लिखना स्टार्ट करिए, उसकी भी आप प्रैक्टिस करिए। एक ऐप है मैम जिससे मैंने प्रैक्टिस किया था, टारगेट SSB करके एक ऐप है मैम। पूरा फ्री ऐप है, मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था, प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड हो जाता है। उसमें टाइम्ड प्रैक्टिस है हर चीज की, PPDT, टैट, WAT, हर चीज की टाइम्ड प्रैक्टिस है। मैंने उसी से बहुत प्रैक्टिस की है। एंड देन आप जब लिख लेते हो आपकी स्टोरी वहां पे PPDT के टाइम पे, उसके बाद आपको काफी टाइम मिलता है बीच में, बिटवीन राइटिंग द स्टोरी एंड गोइंग फॉर द ग्रुप डिस्कशन। उसके बीच में आप किसी से बात मत करिए वहां पे कि तुमने क्या स्टोरी लिखी। यूजुअली बच्चे कहते हैं, मेरे टाइम पे भी बहुत लोग डिस्कस कर रहे थे, किसी और की स्टोरी कुछ और निकल जाती है तो फिर नर्वसनेस बहुत फील होती है। उससे अच्छा अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, तो जस्ट रिवाइज इट ना, अपने दिमाग में वो स्टोरी चलाते रहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड देन सेकेंड थिंग विच आई थिंक इज इम्पोर्टेंट इज नरेशन। अगर आपका नरेशन बहुत अच्छा होगा तो सामने वाले को आपकी स्टोरी अच्छे से क्लियर होगी। एंड वन मोर थिंग, यू आर नरेटिंग द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स, नॉट टू द ऑफिसर्स। सो आप जहां पे भी बैठे हैं, सबको देख के बोलिए स्टोरी, ऑफिसर्स को देख के मत बोलिए, क्योंकि आपको आपके बैचमेट्स को स्टोरी नरेट करनी है। तो लुक एट देम एंड देन नरेट द स्टोरी। कॉन्फिडेंट रहिए, आई कॉन्टैक्ट रखिए, एंड देन नरेट करिए। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स ओके, आप स्विच करिए हिंदी में, वापस आप जैसे ही कंफर्टेबल हो जाए वापस रिवर्ट कर जाइए इंग्लिश में। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लैंग्वेज, इट्स द मैटर कि आप कितना अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने स्टोरी को। देन कम्स ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में यूजुअली फिश मार्केट बन ही जाता है, बट देन ट्राई कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रहे किसी ग्रुप पे, अपने व्यूज इजिली रख पा रहे हैं वहां पे। एंड देन उसके बाद कंक्लूजन, जैसे पिछली बार मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको ग्रुप को कंक्लूड करने का मौका मिला था, इट वाज अ फ्रेशर टीम, बट दिस टाइम किसी ने कंक्लूड भी नहीं किया, इतना टाइम नहीं देते वो रिपीटर्स बैच में मे बी। तो सबने नरेट किया, नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन हुआ, उन्हें समझ में आ गया स्टोरी क्या है, देन दे आस्क्ड अस टू मूव आउट। So it was the wholesome screening process, right? Yes, तो एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जैसे हम आई कांटेक्ट करते हैं, तो अगर इफ यू हैव ऑलरेडी टॉक टू द पीपल हु आर अबाउट टू हैव दिस, जो हमारे साथ पैनल में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना ना स्क्रिप्ट भूल जाते हैं दैट वी आर अबाउट टू डिलीवर। तो फोकस ऑन देयर हेड, नॉट yes ma'am, इन देयर आईज। दिस इज माय पर्सनल on सजेशन। maybe, yes ma'am, maybe, बट एंड नीचे देख के नहीं बोलना है। हाँ, व्हाट आई मींट इज, आप ग्राउंड में देख के मत बोलिए, आप अंडर कॉन्फिडेंट लगेंगे। एटलीस्ट आपका मतलब जो आई व्यू है वो स्ट्रेट रखिए। बिल्कुल। एंड एक और चीज, जब हम यस नरेशन अपनी, हमारी जब बारी आने वाली होती है, तो जनरली एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो शुरू की 3-4 जो लाइनें हाँ, होती है उसको आप बार बार मन में करोगे, तो यू नो एक वो अच्छा आपको पुश देता है आपकी नरेशन। कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल। यस So मैम। this is my हाँ, personal suggestion. And Riddhi, you went to SSB twice. You know, I'm just यस मैम। emphasizing more on this thing because दोनों बार जाके recommend होना and 30 रैंक से 2 पे आना, तो मुझे दिखता है कि आपने काफी काम किया है। तो हम दोनों ही एक्सपीरियंसेस को मर्ज करके आगे डिस्कशन करने वाले यस हैं। मैम। एंड व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल टेस्ट, सो देयर आर थिंग्स, क्योंकि हम साइकोलॉजी से कभी मिले नहीं होते हैं, एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज आवरसेल्फ एट आवर ओन कि हमने क्या गलती करी है, क्या हमारी स्टोरी सही है कि नहीं है। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल टेस्ट?
ओके मैम, सो साइकोलॉजिकल टेस्ट सेकेंड डे होता है एंड इट स्टार्ट्स विद टीएटी. अगेन पिक्चर दिखाएंगे आपको. वापस इसमें वही सब चीजें हैं कि आप पिक्चर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें. 30 सेकेंड्स मिलते हैं, देन आपको लिखने का भी काफी टाइम मिलता है. अब आपको इसमें पहले से आप क्या कर, मतलब मैंने क्या किया था, मैंने काफी प्रैक्टिस की थी और मेरी स्टार्टिंग से ना मैम थोड़ी हैंड राइटिंग फास्ट है, मतलब मेरी राइटिंग हैबिट इज फास्ट, माई स्पीड इज गुड. तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी लिखने में. बट देन टू, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्लो है लिखने में, तो आप पहले से प्रैक्टिस करके जा सकते हैं वहां पे. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी. एंड देन आपको हाथ को भी आदत हो जाती है, मतलब आपका दिमाग तो ट्रेन हो ही जाता है दैट यू हैव टू राइट विद इन द गिवन टाइम. उसके साथ साथ आपका हाथ भी ट्रेन हो जाता है कि आपको इतने टाइम में वो कंप्लीट करना ही है एनी हाउ. तो प्रैक्टिस, मैंने जैसे आपको ऐप बताया उससे काफी प्रैक्टिस करिए. जैसे आप 12 स्टोरीज आपने देख के लिख ली कोई भी, देन स्टार्ट विथ योर फर्स्ट स्टोरी. फर्स्ट स्टोरी से आप एनालाइज करना स्टार्ट करिए कि मैंने इसमें नेगेटिविटी कितनी डाली है. मतलब हमें उस पिक्चर में एक पास्ट दिखाना है, एक प्रेजेंट दिखाना है और इसका एक फ्यूचर आउटकम दिखाना है. जो फ्यूचर आउटकम है वो यूजुअली पॉजिटिव जाना चाहिए. आपने कुछ भी स्टोरी बनाई है, ऐसा नहीं है कि हम जो नेगेटिव स्टिमुलस, अगर वो स्टोरी ही नेगेटिव है तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते उस स्टिमुलस को, हमें उसको हमारी स्टोरी में लिखना ही पड़ेगा. बट आप उसका आउटकम कैसे शो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि आप उसको किस वे में एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं. सो इफ यू आर राइटिंग नेगेटिव स्टोरीज, गो एंड इंट्रोस्पेक्ट योर स्टोरीज योरसेल्फ. जाके देखो कि तुमने क्या मिस्टेक्स किए. राइट डाउन एवरीथिंग. आई हैव रिटन एवरीथिंग. जो भी मुझे लगता था ना ये गलत है, मैं उसके पॉइंट्स बना लेती थी कि रिद्धि इस टाइम पे ये गलत हो रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है. तो नेक्स्ट टाइम आपको इंप्रूव करने में कुछ पॉइंट्स रहेंगे कि ये सब आपको दिमाग में रखना है. एंड आप जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा कि ये चीजें मे बी मेरे बीच में आ सकती है टू गेट रिकमेंडेड. तो आपके दिमाग में वो सब रहेगा. देन डब्ल्यूएटी में भी कैसा रहता है, 15 सेकेंड्स रहता है. आपको 15 सेकेंड्स में पूरा वो लिखना रहता है. अब उसमें भी जैसे नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राई है, तो क्राई यूजुअली हम सॉरो से या सैडनेस से रिलेट करते हैं. तो क्राई को यू कैन स्टार्ट रिलेटिंग विथ वॉर क्राई. जैसे सोल्जर्स जो रहते हैं वो वॉर क्राई यूज करते हैं टू मोटिवेट देमसेल्व्स. देन किल, फॉर एग्जाम्पल किल एक वर्ड है, तो किल यूजुअली बहुत नेगेटिव वर्ड है किल. बट देन वी कैन राइट अ सेंटेंस, मेडिटेशन हेल्प्स अस टू किल नेगेटिव थॉट्स. सो जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना, माइनस माइनस इज पॉजिटिव. तो कोई भी नेगेटिव वर्ड आया उसमें एक और आप नेगेटिव वर्ड डाल के उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं. यस, सो ये भी तभी आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे. व्हेन यू राइट डाउन दोज वर्ड्स ना 15 सेकंड पे, आपको आपका पैटर्न समझ में आएगा कि आप कौन से टाइप के वर्ड्स गलत लिख रहे हो. देन आप जाके जब वापस वो 60 वर्ड्स चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस टाइप के वर्ड्स में मुझे प्रॉब्लम आ रही है. राइट इट डाउन. ऑलवेज राइट इट डाउन. जो भी आपको आपकी गलती लग रहा है लिख लो, आपके दिमाग में रह जाता है कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है. देन यू स्टार्ट इम्प्रूविंग अपॉन इट. देन आफ्टर टीएटी डब्ल्यूएटी, इसके बाद एसआरटीज होते हैं. एसआरटीज में अगेन साइक इज कम्प्लीटली अबाउट प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड इंप्रूव होगा. जैसे इन माई एसआरटीज आई कंप्लीटेड 60 एसआरटीज. मैं ऐसा किसी को नहीं बोलूंगी कि 60 एसआरटीज करने के बाद आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मेरे पिछले अटेम्प्ट में भी मैंने 60 एसआरटीज किए थे, इस बार भी किए थे. बट पिछले अटेम्प्ट में आई कुड नॉट गेट दैट गुड रैंक, बट इस बार हुआ. तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको 60 कंप्लीट ही करना है, बट ट्राई ना. अगर उन्होंने 60 दिए हैं तो शायद 60 30 मिनट्स में हो जाते हैं, इसीलिए दिए हैं. तो ट्राई योर बेस्ट कि आप 60 कंप्लीट कर लो. उसके हम मेरे टाइम पे जैसे लेडी कैडेट्स के लिए मोस्टली ऐसे एसआरटीज आते हैं कि you want to do something in your life, you want to study further, but your parents are not convinced for it. So what will you do? Otherwise some goons are following you, what will you do? ऐसे करके एसआरटीज, जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में पेरेंट्स वाले एसआरटीज बहुत ज्यादा थे मैम. तो उसमें आपको इन जनरल आप यूजुअली क्या करते हो, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें. आप जनरली क्या करते हो, पेरेंट्स के पास जाते हो, उनसे बात करते हो, उन्हें कन्विंस करते हो. वही लिखना है उसमें कि we go I talked to my parents, I convinced them and they agreed. I then continued with my studies. ऐसा करके आप जो भी आपकी डेली लाइफ की सिचुएशंस है, ये सब आप प्रैक्टिकली उनको कैसे सॉल्व करते हो, वो वही देखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू मी. तो आप जितनी सिंपल आपकी स्टोरीज रखोगे, जितना उसको आपके डेली रूटीन से, डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे, उतना आपके लिए इजी होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी ऐसी भी आती है कि कोई कंपटीशन चल रही है एंड यू हैव टेकन पार्ट इन द कंपटीशन, या फिर फॉर एग्जांपल आपका 10th बोर्ड का पेपर है, पिक्चर ऐसा आया है कि कुछ एग्जाम लिखने जा रहा है बच्चा. तो अगर मैं हूँ, मेरा कोई 10th का पेपर है, मैं क्या करूंगी, मैं सुबह जल्दी उठूंगी, आई विल रिवाइज वॉट एवर सब्जेक्ट एग्जाम इज, आई विल टेक अ बाथ, आई विल गेट रेडी बहुत अच्छे से कि पेपर देने जा रही हूँ. इंटरव्यू है तो आप अच्छे से ड्रेसअप करके जाओगे. देन मैं क्या करूंगी, मैं प्रे करूंगी गॉड को, आई विल सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड देन आई विल गो एंड राइट द पेपर. तो आप ये सब चीजें इंक्लूड करिए उसमें कि आप
आप कनेक्ट करिए उस स्टोरी को खुद से, कि अगर आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते, तो आपकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो निकल के आती है। उसने आपने बोला कि प्रैक्टिस करना चाहिए, हर चीज को काफी प्रैक्टिस यस करना मैम। चाहिए, बट जनरली आई हैव हर्ड दैट प्रैक्टिस लीड्स टू प्री कंसीव्ड आइडियाज, सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? मैम प्रैक्टिस इस चीज की नहीं करनी है कि अगर ये स्टोरी आई तो मैं इसके ऊपर क्या लिखूंगा, नो। व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस इज, अगर मैं एक स्टोरी देख रही हूँ, मेरा सबसे पहला परसेप्शन क्या है उस स्टोरी को लेके। ऐसे तो आप बहुत सारी स्टोरीज प्रैक्टिस करोगे, वहां पे जाके कुछ ना कुछ स्टोरीज आपकी सिमिलर आ जाती हैं, या फिर कुछ पार्ट उस स्टोरी का वहां पे कनेक्ट कर जाता है। बट आपको इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी है कि आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि अगर मुझे कोई थॉट आ रहा है तो मैं उसको पॉजिटिविटी में कैसे टर्न आउट करूँ, या फिर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे WT मैम यूजुअली क्या होता है, 15 सेकेंड्स में वर्ड देखना है, उस पर सेंटेंस सोचना है और लिखना भी है विद इन 15 सेकेंड्स। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पे नहीं होगा। और एन नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर, है ना। तो वर्ड्स मुझे नहीं लगता इतने यूजुअली रिपीट होते होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्ड्स रहते हैं। और जैसे कि आपने बोला प्री कंसीव स्टोरी लेके तो नहीं जाना है, मतलब आप ये मत करिए कि इस टाइप का पिक्चर आया तो यही स्टोरी लिखनी है, नहीं। ये कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम अगर वो वापस पिक्चर आता है तो आप उस पर डिफरेंट स्टोरी बना पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा और मुझे उस वर्ड पे नहीं समझ में आया उस टाइम पे सेंटेंस क्या बनाना है, तो मैं क्या करती थी, मैं उस वर्ड पे वापस जाती थी, देन मैं उससे 3-4 सेंटेंस बना लेती थी कि अगर ये वर्ड आया तो ये 3-4 सेंटेंस है जो शायद मैं वहां पे लिख सकती हूँ। तो वैसे ही अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो आप ये कर सकते हैं, बट हाँ, कोई भी स्टोरी प्री कंसीव करके वहां नहीं जाना है, वरना प्रॉब्लम हो जाती है मैम। बिल्कुल। यस मैम। So what about SD? SD is left now. SD मैम, SD इज द ओनली पार्ट विच यू नो कि आपको क्या लिखना है वहां पे जाके, और ये लिखना ही है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि SD आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाए। अगर SD आप टाइम पे कंप्लीट कर देते तो पीछे अगर कुछ छूटा होता है तो आपको मौका मिल जाता है कंप्लीट करने का, इन केस द इन्विजिलेटर इज नॉट लुकिंग एट यू। आप उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप SD पहले से प्रिपेयर करके जाए। एंड द 12th स्टोरी ऑल्सो, जो आपकी 12th स्टोरी है वो भी आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो। मैं बस एक चीज यहाँ पे देखती थी कि जो भी मैं 12th स्टोरी प्रिपेयर करके गई हूँ, अगर उससे रिलेटेड कोई भी स्टोरीज पहले मुझे दिख रही, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई स्पोर्ट्स की स्टोरी चूज की है कि मैं 12th स्टोरी कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड बनाऊंगी, बट उसके पहले मैं ऑलरेडी 3-4 स्पोर्ट्स की स्टोरी अगर बना चुकी हूँ, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अब उसका प्रोफेशन चेंज कर दूं, बिल्कुल। कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी ना हो जाए, उसमें थोड़ा वेरिएशन रहे मेरे डोजियर में, ऐसा। ये मुझे पॉइंट काफी अच्छा लगा आपका जो आपने 12th स्टोरी के रिगार्डिंग का, एंड आई विश कि लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। नाउ टॉकिंग अबाउट योर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू 2 घंटे चला है। रिद्धि, व्हाट यस मैम। एक्चुअली हैपेंड इन द इंटरव्यू एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे? मैम जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था भोपाल का, वो 2 घंटे चला था। इट वॉज टेकन बाय द प्रेसिडेंट। सो आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि आपको काम डाउन कर पाए, क्योंकि द चाइल्ड इज नर्वस सिटिंग ओवर देयर। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि आप कहाँ रहते हो। देन आई स्टार्टेड कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो द प्लेस वेयर आई लिव ना इज कनेक्टेड टू महाभारत। तो ही स्टार्टेड, ही टुक मी टू महाभारत। ही मतलब वो क्वेश्चन पूछने लगे रिलेटेड टू महाभारत, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के किंग कौन थे, देन हाउ वाज ही किल्ड, ही वाज किल्ड बाय अ स्नेक, तक्षक। तो वो कहाँ के थे, वो कहाँ रहते थे। देन ही वेंट टू पांडवास, उनकी पूरी डायनेस्टी चालू कर दी। ये काफी लंबा चला। देन जब उनको लगा कि ओके मैं नॉर्मल हो गई, देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी द क्वेश्चंस। अभी देयर इज अ पैटर्न, जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, मतलब मैंने 2 इंटरव्यू फेस किए, इन बोथ द इंटरव्यूज वो एक रैपिड फायर जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक गो में वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। अब इसमें यू हैव टू रिमेम्बर द क्वेश्चंस, उनका सीक्वेंस, एंड देन यू हैव टू आंसर इट। अब जरूर मतलब यूजुअली क्या होता है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो याद रख सकते हो, बट सीक्वेंस कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो उनके क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि ओके रिद्धि, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फ्रॉम वेयर हैव यू डन योर 10th, योर 12th, where have you done your graduation from, what courses have you taken in class 10th, in class 12th, and what are you pursuing at present. Then who were your favorite teachers in class 10th, 12th, in college. Tell me about your friends, where do they live, how do you talk to them. Then tell me about your family, your mother, father, your sister, your brother, what relation do you share with them, how do you spend your time with your family. Then what are the co-curricular activities you have participated in class 10th, in class 12th. Then what are your percentages in class 12th and in class 10th, and what are the percentage at present. Then who is your motivation in school or college, and do you have any family issues or family problems, something related to that. तो मैम ये सारे क्वेश्चन एक लाइन से आ जाता है, तो भी आपको इन सारे क्वेश्चंस को याद रखना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या पूछा है हमसे। उन सबको सीक्वेंस में अगर आप नहीं रख पाओ दैट्स ऑल राइट, बट कोशिश करो कि दैट यू रिमेम्बर ऑल दोज क्वेश्चंस। 10th से स्टार्ट करो और देन 10th का सब कुछ
कवर कर लो, परसेंटेज हो गया, को करिकुलर हो गया, फ्रेंड्स, टीचर्स, एवरीथिंग। देन 12th पे जाओ, 12th का सब कुछ कवर कर लो। देन ग्रेजुएट लेवल पे जाओ, वो सब कवर कर लो। जैसे मैं एनसीसी कैडेट हूँ, ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस फॉर एनसीसी आल्सो, कि वेयर डिड यू डू योर एनसीसी फ्रॉम, हु वाज द मोटिवेशन, व्हाई डिड यू टेक एनसीसी, देन टेल मी समथिंग अबाउट एनसीसी फ्रेंड्स, एनसीसी कैंप्स। ये सब चीजें भी उन्होंने मुझसे काफी पूछी। देन इस सेक्शन के बाद, मतलब जब मैं ये आंसर कर रही थी, तब मैम मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे 10th में परसेंटेज काफी अच्छे थे। आई स्कोर 9.4 सीजीपीए इन माई 10th, बट मेरे 12th में परसेंटेज काफी ड्रॉप हो गए थे, इट इज 68.2% ओनली। सो ही आस्क्ड मी कि आप तो और मैंने मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे भी अभी टॉप किया था कॉलेज में, तो वो ऐसे हो गए कि 10th में तो अच्छा है, ग्रेजुएशन में भी अच्छा है, फिर 12th में ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर मैं गुजरात चली गई थी, आई चेंज्ड माय बोर्ड, सो डमी स्कूल ले लिया था, आई जॉइंड अ कोचिंग, सो एंड वहाँ पे जो परसेंटेज निकलता था 12th का वो कम्युलेटिव रहता था, 11 12th मिला के वो 12th का देते थे। देन ऑल्सो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, फिर भी उनको मतलब ये क्वेश्चंस थे कि नहीं, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्होंने बहुत मुझे गोल 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 घुमाया उस पर कि मुझे जानना ही है कि तुम्हारे 12th में परसेंटेज इतने कम क्यों है। आई समहाउ ट्राइड टू कन्विंस हिम, बट वो ऐसा ही शो करते कि वो सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। देन ये सब हुआ, देन ही स्टार्टेड विद एनसीसी। अब मैंने ये सब बता दिया, मेरा 12th का 10th का सब कुछ आई टोल्ड हिम अबाउट एनसीसी आल्सो, कि मैं कहाँ से, मैं कब ज्वाइन किया एनसीसी, ऑल द कैंप्स व्हिच आई हैड डन। देन ही आस्क्ड मी अबाउट एनसीसी की चीजें, जैसे कि आपने फायरिंग की है तो आपने कौन से इससे फायरिंग की है, जो भी मैंने वेपन यूज किया है उसके बारे में पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा वेपन है, उसकी रेंज क्या है, उसमें ग्रूव्स कितने हैं, वो उसमें कितनी बुलेट्स जा सकती है, कितना उसका वो सब, ये सब कुछ याद करना जरूरी है। देन बीइंग एन एनसीसी कैडेट, एनसीसी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, स्टार्ट कब हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, क्या स्कोप है एनसीसी का आगे जाके। देन एनसीसी के बाद आर्मी, आर्मी के बारे में उन्होंने मुझसे बहुत पूछा था कि आर्मी में कितने आर्म्स हैं, विच कोर डू यू वांट टू ज्वाइन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दैट कोर, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस उन्होंने मुझे आर्मी रिलेटेड किए। देन आर्मी के बाद ये सब क्लियर हो गया, देन ही स्टार्टेड टू आस्क अबाउट फ्रेंड्स। अब वो फ्रेंड्स पे आए, और फ्रेंड्स में ही स्टार्टेड आस्क, मतलब मुझे पता था कि आई शुड मेंशन एटलीस्ट मेल फ्रेंड्स, मतलब ऐसा रहता है ना कि अगर मैंने जाके उनको सिर्फ फीमेल फ्रेंड्स के बारे में बताया तो ही आस्क मी कि आपके मेल फ्रेंड्स नहीं है, तो आई गेव हिम 2 नेम्स, 2 मेल और एक फीमेल नाम दिया। सो ही आस्क्ड मी कि अच्छा, इफ आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड ऑन द लेक, जैसे भोपाल में चल रहा था मेरा इंटरव्यू, तो व्हाट विल ही टेल मी अबाउट यू। ना यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स अगर हम हमारा ओपिनियन पूछेंगे फनी वे में ही, वो हमको क्या बोलेंगे, ये तो आलसी वगैरह है, बट हम इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये सब तो नहीं बोलेंगे ना, कि तो यू हैव टू जेन्युइनली गो एंड आस्क योर फ्रेंड्स कि उनको तुम्हारे बारे में क्या लगता है। या फिर जैसे उन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने मतलब मेरे सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में तो उन्होंने मुझे काफी रोस्ट किया था इस चीज को लेके। सो आई टोल्ड हिम कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, सो आई यूजुअली गिव ट्रीटमेंट्स टू पीपल, और जो नीडी लोग रहते हैं या फिर जो अगर मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही ट्रीट कर देती हूँ विदाउट आस्किंग देम टू पे। तो ही सेड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस। तो मैंने बोला सर एक्चुअली कि जो रिलेटिव्स है वो दूर दूर के भी आ जाते हैं, और अगर मैं उनको फ्री में चार्ज मतलब ट्रीट कर दूंगी, तो मेरे फ्रेंड्स से दैट ये थोड़ा सा तू थोड़ा प्रोफेशनल रहे, देखो जो लोग एटलीस्ट देखो पे कर सकते हैं उनसे तो चार्ज ले, ऐसा तो तू सबको फ्री में ट्रीट करने लग जाएगी। तो ही सेड नो, योर फ्रेंड्स आर रॉन्ग, दे आर गिविंग यू रॉन्ग एडवाइसेस, डोंट बी फ्रेंड्स विद देम। सो आई वाज लाइक क्यों मैंने ऐसा क्या बोल दिया। देन फिर मुझे इसी चीज को वापस मैं यही बोलती रही मैम, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार बोल चुकी थी, तो मैंने उनको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। देन ऑल्सो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, देन ही सेड ओके ऑल राइट। देन ही आस्क्ड मी कि if your mother calls me, what are the things she will tell me about you? Now again, you have to say something जो तुम्हारा मतलब सच बोलना है, मैं ये नहीं कहूंगी कि झूठ बोलना है, नो, बिकॉज फेक तो बिल्कुल नहीं करना है, बी ट्रू इन योर कंप्लीट एसएसबी, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से देख लेंगे अगर तुमने झूठ बोल दिया कुछ भी तो। सो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि मेडिटेट, तो आई टोल्ड हिम कि माय इफ माय मदर कॉल्स यू शी विल टेल यू कि रिद्धि मेडिटेट्स लेस, बहुत कंटिन्यूएशन में नहीं करती, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, सो शी फील्स दैट आई शुड मेडिटेट रेगुलरली, इट्स गुड। सो आई टोल्ड हिम दैट, ऐसा मैंने उनको बताया कि माय व्हाट माय मदर फील्स अबाउट मी। देन ही आस्क्ड कि टेल मी 2 थिंग्स व्हेन योर फादर वाज हैप्पी फॉर यू एंड व्हेन योर फादर वाज नॉट हैप्पी फॉर यू। सो आई टोल्ड हिम कि जब मैं आरडीसी गई थी, सो माय फादर वाज वेरी हैप्पी, तो एक इंसिडेंस ही हो गया, और सेकंड व्हेन आई गॉट कमेंडेड इन माय रिकमेंडेड इन माय लास्ट अटेम्प्ट, तब वो खुश थे।
देन ही सेड दो ऐसे इंसिडेंट्स जब वो खुश नहीं थे, तो मैंने बोला एज सच मेरे पापा ऐसे कभी दुखी नहीं हुए मुझ पे, बट हाँ जब मेरा 12th में परसेंटेज ड्रॉप हुआ था अरे तब नाइस। उनको भी लगा था कि लड़की तो पढ़ने में अच्छी है, हाँ, तो हाँ। पता नहीं इतने मार्क्स क्यों ड्रॉप हो गए। सो आई हुँ, टोल्ड हिम दिस, सो ही सेड ओके ओके। तो ही सेड अनदर थिंग, तो मैंने बोला नो सर, माय फादर इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, और ऐसा कोई भी इंसिडेंट्स नहीं कि जैसे वो बहुत ही दुखी हो गए हो मुझसे, ऐसा हुँ, ऐसा करके। सो ही सेड देन ओके। फिर फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गया। हमारे फैमिली में देन ही स्टार्टेड आस्किंग कि टेल मी समथिंग अबाउट योर ब्रदर एंड सिस्टर। सो आई टोल्ड हिम दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू शेयर विद देम, और डू यू हैव एनी सीक्रेट्स। तो आई सेड यस वी हैव मेनी सीक्रेट्स विद इन अस, और जरूरी नहीं है हर सीक्रेट आई गो एंड टेल टू माय पेरेंट्स, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर ओनली टिल मी। वन थिंग व्हाट आई टोल्ड हिम वाज फ्रेंड्स वाले सेक्शन में कि ना ही सेड कि तुम्हारी रिलेशन तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ कैसा है। तो मैंने बोला सर बहुत अच्छा रिलेशन है, एंड देन वी शेयर सीक्रेट्स, दे आर कॉन्फिडेंट दैट आई विल नॉट टेल एनीथिंग about them to anyone, so they come to me whenever they require me, या फिर उनको कुछ सीक्रेट्स बतानी होती है तो मेरे फ्रेंड्स मेरे पास आते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा ओके, फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे पूछते हैं अच्छा जो तुमने तुम्हारे फ्रेंड के बारे में बताया था, डज ही हैव अ गर्लफ्रेंड। तो मैंने बोला सर इवन इफ ही हैज आई शुड नॉट टेल इट अप टू एनीवन बिकॉज ही ट्रस्ट्स मी। सो मे बी सर मुझे ऐसा लगा मे बी वो चेक कर रहे थे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले उनको ये बोला था कि मैं सीक्रेट्स आउट नहीं करती, तो मे बी वो मुझे चेक कर रहे थे कि मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे में पूछा था कि तुम्हारे फ्रेंड कोई रिलेशनशिप टेंशन में तो नहीं जा रहे हैं जिसके बारे में तुम मुझे बताना चाहोगी, ऐसे ओके, करके वो मुझसे पूछ रहे थे कि मे बी मुझे ऐसा लगा कि वो मे बी चेक कर रहे हो कि मैं उनको बताती हूँ कि नहीं बताती हूँ। सो बिल्कुल। आप जो भी बोल रहे हो, आप इंटरव्यू में जो भी बोलने वाले हो उसके ऊपर से नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। सो यस। आप बहुत ही ज्यादा अवेयर रहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आप कुछ भी बोल दोगे वो आपको उस पर काउंटर क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं क्या करती थी मैम, मैंने पूरा जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, ये क्वेश्चन सबको मोस्टली यही पूछते हैं वो, हुँ, बस ये डिफर करता है कि उसके ऊपर वो काउंटर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। सो हुँ, यू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, अगेन राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, हुँ, उसके आंसर्स लिखिए, उस आंसर्स पे आप खुद से क्वेश्चन बनाइए कि अगर आप ये आंसर कर रहे हैं तो उस पे सामने वाला कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं एक सिंगल सेंटेंस पे। तो आप बिल्कुल, खुद से बनाइए वो क्वेश्चंस कि हुँ, ये क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, और फिर उसके भी आंसर्स बनाइए। तो हुँ, आप प्रिपेयर्ड रहेंगे उन क्वेश्चंस को कि सामने वाला, या फिर क्या करिए आप खुद का एक वो बना लीजिए, पेज पे लिख के सारे आंसर्स लिख लीजिए, एंड देन शेयर इट विद समवन जो भी आपका फ्रेंड एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसको तो आइडिया होगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैसे क्वेश्चंस पूछता है, तो हुँ, वो देख के वो आपको क्वेश्चंस निकाल के वो देगा उसकी तरफ से कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इट विल बी नाइस, गुड फॉर बोथ ऑफ यू, वो सामने वाला भी आपको देगा आप भी दोगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर्ड रहोगे इसके लिए। बिल्कुल, देन फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गया। I live with my grandmother, so he asked me कि how do you spend time with your grandmother? So I told him कि वो अपने experiences बताती हैं उनके टाइम के, वो हुँ, हमें lessons देती हैं through their experiences, stories सुनाती है, मतलब usually दादी के साथ यही करते हैं, दादी हुँ, लोग story सुनाते हैं, सोते टाइम पे बचपन में सुनाती थी। Then how do you help your mother, कौन से घर के काम करते हो ये सब। And then जैसे कि मैं भोपाल में रहती थी मैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी पहले, देन आई शिफ्टेड टू फ्लैट। सो आई लिव विद माय फ्रेंड्स, 4 of us लिव टुगेदर, हम 4 लड़कियां साथ में रहती थी। तो आई टोल्ड हिम कि वो पूछते हैं कि वेयर डू यू लिव एंड ऑल। सो आई टोल्ड हिम कि हम 4 लड़के सब साथ में रहते हैं। तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछने लगे, अच्छा 4 लोग साथ में रहते हैं तो बहुत लड़ाइयाँ होती होंगी फिर तो, हु इज द वन हु फाइट्स द मोस्ट एंड हु इज द वन हु रिजॉल्व्स ऑल द फाइट्स। तो ऐसे सब क्वेश्चंस पूछने लगे, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड अमंग देम, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर्टिकुलर इंसान के पास ही क्यों जाते हो, दूसरे के पास क्यों नहीं जाते हो। एंड हुँ, देन वो लोग तुम्हारे पास आते हैं क्या, तुम्हारी रूममेट कौन है। हुँ, देन उन्होंने मुझसे पूरा रूटीन पूछा मेरा कि जैसे मैं इंटर्नशिप करती थी हॉस्पिटल में, व्हेन डू यू गेट अप, व्हाट इज द शेड्यूल यू फॉलो फॉर द डे फॉर द इवनिंग, ये सब मैंने बताया। देन ही आस्क्ड मी अच्छा डू यू कुक फूड योरसेल्फ। सो आई टोल्ड हिम यस, कि हम 4 लोग रहते थे तो हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था कि फर्स्ट डे मेरा टर्न, सेकंड डे दूसरी का, तीसरी का, चौथी का। देन फ्राइडे सैटरडे दो दो लोग साथ में काम करते थे, और संडे को सब लोग मिलके काम करते थे। तो आई हुँ, टोल्ड हिम दिस। तो मुझसे पूछते अच्छा, तो मैंने बोला यस सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को मेरा टर्न है, तो हुँ, आई विल कुक द ब्रेकफास्ट लंच डिनर, देन आई विल डू ऑल द क्लीनिंग वर्क, बर्तन वर्तन सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है उस दिन की। फिर हुँ, नेक्स्ट डे किसी और की है, ऐसे करके हम स्विच करते थे। तो उन्होंने पूछा अगर तुम सब साथ में काम करते तो इजी हो जाता, ऐसे डिवाइड क्यों करके रखे दिन। सो हुँ, आई टोल्ड हिम कि सर फिर हर इंसान को एवरी डे काम करना पड़ता है, उससे अच्छा छुट्टी मिल जाती है ना, 2 2 दिन का ब्रेक मिल जाता है, तो खुद के काम है, फिर पढ़ाई वगैरह होता है, इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत सारी चीजें रहती थी तो वो सब करने का टाइम मिल जाता था। हुँ, तो ही सेड ओके। फिर उन्होंने बोला ओके देन टेल मी अबाउट हाउ डू यू स्पेंड योर मनी, अगर तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है तो आई हाँ, टोल्ड हिम सर कि मैं क्लिनिक वगैरह पे जाती थी तो मुझे वो देते थे स्टाइफन टाइप, तो अब उस वो तुम कैसे स्पेंड करती हो। तो आई हैड टू टेल हिम कि
मैं ग्रोसरी का सामान जाती हूँ डीमार्ट लेने, देन मैं वहां से इतना सामान लेके आती हूँ, दिस इज द मनी कि इतना कॉन्ट्री करते हैं हम फॉर द ग्रोसरी, इतना पानी के लिए कॉन्ट्री करते हैं, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना, ऐसे करके मुझे उनको पूरा अपना बताना पड़ा कि मेरा एक्सपेंडिचर्स मंथली कितने हैं। देन तुम बाहर घूमने जाती हो क्या फ्रेंड्स के साथ, डू यू गो फॉर आउटिंग, भोपाल में रह के तुम सांची वगैरह गई हो क्या आसपास? सो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग कि हम हाँ संडे संडे प्लान कर लेते हैं, वीकडेज पे तो इतना टाइम नहीं मिलता, बट देन टू वी मीट टुगेदर, वी गो फॉर मूवीज वगैरह। सो ही आस्क यू फॉर एवरीथिंग एंड बी ट्रू, जो भी आपको लगता है सब कुछ बताइए उनको, क्योंकि वो वही जानना चाहते हैं ना कि आप कैसे रह रहे हो, क्या अडेप्ट कर पा रहे हो आपके आसपास के लोगों के साथ, यही सब वो जानना चाह रहे हैं। तो जिस भी सिचुएशन में आप रहते हो आप उनको बताओ। सो वैसे ही मैंने उनको सब कुछ बताया। देन उसके बाद वो स्विच हो गए करंट अफेयर्स को। सो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ना यूक्रेन रशिया वॉर का कुछ चल रहा था, तो मैं डिसाइड करके गई थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी जिससे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाए मेरे लिए करंट अफेयर्स, बट समहाउ मैंने G20 करके कुछ बोल दिया, तो वो मुझे यूरोप ले गए एंड देन ही आस्क्ड मी स्टार्ट गिविंग मी नेम्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। सो आई स्टार्टेड कि एक दो बताई, जर्मनी, ये वो सेटल नहीं हो रहे थे, जैसे ही मैंने तीन चार बताई गिव मी मोर, फिर एक दो बताई गिव मी मोर गिव मी मोर, तो मतलब मुझे काफी कंट्रीज उनको से सोच सोच के लाके उनको बतानी पड़ी कि सर ये कंट्री है, ये कंट्री है, फिर एट द एंड ही सेड ओके। देन वो फिर से भगवत गीता पर आ गए थे, भगवत गीता का उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो अब जो भी बोलो, मैं पढ़ के गई थी भगवत गीता का, मतलब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, जब मुझे पता था मैं जिस जगह को बिलोंग करती हूँ उस जगह के बारे में मुझसे पूछने वाले हैं, और जब इट इज रिलेटेड टू महाभारत, आई हैव टू रीड अबाउट महाभारत एंड देन ओनली गो। तो आपको बिफोर हैंड ये सब चीजें करके ही जानी है कि अगर कुछ भी लिंक कर रहा है किसी भी चीज को लेके, तो वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। देन ये हो गया। देन इस वाले इंटरव्यू में ही आस्क्ड मी अबाउट मैथ्स, मैथ्स बहुत पूछा था उन्होंने इस बार मुझे, कि जैसे ही स्टार्टेड विद आई एम अ नॉन टेक, मतलब मैं बायोलॉजी मैं बैकग्राउंड मैं हूँ, भी यही और उन्होंने बोलने वाली मुझे थी बहुत रिद्धि। ज्यादा You don't हाँ have a जैसे mathematical कैलकुलेशंस, background. यस मैम कैलकुलेशंस करवाया। जैसे ही आस्क्ड मी कि इफ यू गो फॉर रनिंग व्हाट इज योर स्पीड, ना आई न्यू कि कोई ना कोई मुझे स्पीड के बारे में पूछेगा, तो जब मैं रनिंग करने जाती थी तभी मैंने मेरी स्पीड कैलकुलेट कर ली थी, एंड देन उसके कन्वर्जन्स भी, उसको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ये सब करना भी इंपॉर्टेंट है। देन माइल्स में कन्वर्ट करना, ये सब देख के जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की, जो फिर भी हमें याद नहीं रहती है इस टाइम पे भी, तो वो सब देख के जाना जरूरी है। देन ही आस्क्ड मी कि इस रूम का ना वॉल्यूम बताइए, तो मैंने उनको बताया कि वॉल्यूम इज लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो सर इतना इतना लेंथ है, अज्यूम करके बता दिया। तो ही सेड ऑल राइट। देन ही सेड कि ओके गिव मी अनदर मेथड नाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। सो मैं 2 मिनट सोचा, मैंने बोला ओके सर व्हाट आई विल डू इज मैं हजार हजार लीटर की टंकियां फिट कर दूंगी इस रूम में, एंड देन जितना भी नंबर ऑफ टंकी होगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको वो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ही सेड ओके। देन ही सेड अब थर्ड मेथड बताओ। तो मुझे ऐसा लगा अब तो मैं क्या ही बताऊं, तो मैं आई स्टार्टेड थिंकिंग, तो ही सेड ओके रिद्धि लुक अराउंड यू विल गेट सम आइडिया। तो मैंने देखा, तो मुझे एसी दिखा। तो मैंने बोला ओके सर एसी पे भी लिखा रहता है कि वो कितनी कैपेसिटी ऑफ एयर को ठंडा कर सकता है करके, मैंने एसी का बताया कि कुछ एवरेज आइडिया तो लग ही जाएगा एसी से भी। तो ही सेड ओके ऑल राइट। देन ही सेड गिव मी फोर्थ आइडिया। अब तो मेरे पास आइडिया खत्म हो गए थे मैम। तो बोला कि नहीं नहीं थिंक अबाउट समथिंग, कुछ तो आएगा कुछ तो आएगा। तो मैंने उनको बोला, अब मेरे दिमाग में इतने प्रेशर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया पता नहीं क्यों, मैंने उनको बोला कि अगर मैं इस रूम में पानी भरती हूँ और एक वेट का ऑब्जेक्ट इसमें डालती हूँ, तो जितने वेट का ऑब्जेक्ट पूरा पानी लिफ्ट आउट कर देगा, वो आपको इस रूम का वॉल्यूम दे देगा। तो बोला ओके। फिर बोलता नाउ गिव मी अनदर आइडिया। फिर आई सेड नो सर नाउ। सुनिधि, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? ओके मैम, तो एक क्वेश्चन मैम मुझसे पूछा था कि जैसे आर्मी का वो पूछ रहे थे मुझसे, तो हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि रिद्धि डू यू नो द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी? तो मैंने बोला यस सर। फिर मैंने उनको पूरा रैंक स्ट्रक्चर बताया कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल करके पूरा मैंने उनको बताया। देन ही आस्क्ड मी अच्छा जैसे तुमने मुझे रैंक स्ट्रक्चर बताया उसके अकॉर्डिंग तो लेफ्टिनेंट की रैंक मेजर की रैंक से नीचे रहती है, मतलब जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, मतलब मेजर की रैंक तो ऊपर हुई लेफ्टिनेंट की रैंक से। तो मैंने बोला यस सर। तो फिर वो बोलते हैं देन तुमने मुझे ऊपर का जो रैंक स्ट्रक्चर बताया उसमें तुमने बताया कि मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल आता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इधर कुछ गड़बड़ है? जब मेजर लेफ्टिनेंट से बड़ा है तो लेफ्टिनेंट जनरल तो मेजर जनरल से छोटा होना चाहिए, तो ऐसा क्यों? तो मैं बैठ गई, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया मैं इसका क्या आंसर दूं कि ये तो रैंक स्ट्रक्चर हमने जो भी बुक्स में लिखे रहते हैं, जो नेट पे मिलते हैं, वो लर्न किए हुए रहते हैं जैसे कि जैसे। तो मैं चुप हो गई कि मैंने बोला सर आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। तो बोले रिद्धि यू हैव नो आइडिया, यू वेंट फॉर आरडीसी एज अ बेस्ट कैडेट ऑफ एमपीसीजी एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, शेम ऑन यू रिद्धि।
तो मैं और नर्वस हो गई कि अब मैं क्या बोलूँ? तो मतलब वो ऐसे सब चीज़ें जानबूझ के बोलते ताकि आप सच में नर्वस फ़ील करो, और उस टाइम पे मुझे हो भी गया था कि मुझे ये क्यों नहीं पता, पता नहीं। देन मैंने बोला कि सर आई एम रियली सॉरी, आई रियली डोंट नो अबाउट इट, बट आई विल गो एंड सर्च अपॉन इट एंड आई विल टेल यू अबाउट इट इन द कॉन्फ्रेंस। तो बोला ओके, ओके, लेट मी नो इन द कॉन्फ्रेंस। तो मैंने बोला ठीक है सर। फिर देन ही स्टार्टेड, ओके रिद्धि, अगर मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ तो यू सेड यू कैन कुक वेल, सो व्हाट, तुम मुझे क्या खिलाओगी? तो मैंने बोला सर आप जो बोलोगे, आई एम गुड एट कुकिंग, आई कैन कुक एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। तो मैंने बोला सर बीइंग अ महाराष्ट्रियन आई विल मेक पुरन पोली फॉर यू। सो ही सेड ओके, ओके, ऐसा करके उन्होंने देन करंट अफेयर्स का तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के बारे में मुझे काफी कुछ पूछा था, भगवत गीता का पूछा था। देन इस वाले इंटरव्यू में ही आस्क्ड मी अबाउट इसरो, डीआरडीओ, ये भी चंद्रयान 3 एंड ऑल, इसके बारे में बताया। देन ही आस्क्ड मी आर्मी रिलेटेड न्यूज बताओ, तो आई सेड कि यूनिफॉर्म का जो वो था वो चेंज हो गया है, कि ऊपर की रैंक्स के लिए यूनिफॉर्म अब सेम होने वाला है, ऐसा सब की कौन सी एक्सरसाइजेस चल रही है। यस, एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ना जरूरी है कि कौन सी एक्सरसाइजेस चल रही है, कौन सी कंट्रीज के साथ हमने कौन सी एक्सरसाइजेस की हुई है। तो ये सब करंट अफेयर्स में पूछा उन्होंने मैम मुझे। Now let's talk about GTO. GTO के अंदर 9 टास्क होते हैं and each and every one is some way or the other important, right? So I want to know यस a मैम। whole journal perspective of GTO, how somebody can improve in that. ओके, सो मैम स्टार्टिंग विथ लेक्चरेट एंड जीडी, दीज आर द टू थिंग्स जो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, मतलब बाकी चीजें भी करके जा सकते हो, बट ये काफी आपके हाथ में रहता है, एंड जीपी ऑल्सो। तो फॉर लेक्चरेट एंड जीडी व्हाट आई डिड वाज कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लिए थे। जैसे लेक्चरेट में यूजुअली इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, ओपेक हो गया, इन सब के बारे में आता है। एंड इन सब की बहुत सारी चीजें भी सिमिलर रहती है, इन सबका मोटिव ये सब तो सेम ही रहता है। कुछ कुछ चीजें उसमें डिफर करती है कि वो कब बने थे वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ कुछ चीजें उसमें अलग रहती है, बाकी काफी कुछ सेम रहता है। एंड देन जो दूसरी इंडिया और कंट्रीज के साथ रिलेशन, उसमें भी जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे इकोनॉमिकल या फ्रेंडशिप, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड फ्रेंडशिप तुम्हारी उस फील्ड, उस मिलिट्री में आप क्या क्या चीजें उसके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब टॉपिक्स जो है वो सेम रहते हैं, उसके विद इन कंटेंट जो है वो अलग अलग रहता है। तो आप इसके लिए मैंने काफी नोट्स बनाए थे। और जो मैंने आपको ऐप बताया, टारगेट एसएसबी, जो फ्री ऐप है, उस पे भी ये सारे चीजें अवेलेबल है वहां पे, मतलब वो बहुत अच्छा ऐप है, एकदम फ्री है। एंड देन उस पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे सेट्स ऑफ स्टोरीज, डब्ल्यूएटीज, एंड देन ये सब लेक्चरेट जीडी के टॉपिक भी दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो आप ट्राई करिए कि जैसे आपने नोट्स बनाए फॉर एग्जाम्पल, जस्ट रीड देम वंस और ट्वाइस। ऐसा नहीं कि उसको रट ही लेना है पूरा, लाइन टू लाइन याद करना है, नहीं, उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए। और अगर आप कंटेंट ज्यादा लिखोगे ना, तो आप 3 मिनट बोल पाओगे। जैसे इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हाट आई फेल्ट कि जहाँ पे मैं गलत थी, was कि मेरा लेक्चरेट बहुत सो गया था, बहुत अच्छा मैं नहीं बोल पाई थी उस टाइम पे, मैंने 3 मिनट भी पूरा नहीं बोला था। और लेक्चरेट में ऐसा भी नहीं है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट टॉपिक यू आर सिलेक्टिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बिकॉज इस टाइम पे द टॉपिक आई सिलेक्टेड वाज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। 4 टॉपिक थे, उसमें मुझे सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा कि आई विल बी एबल टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक, सो आई चोज दिस टॉपिक। एंड देन मैंने स्टार्ट भी बहुत नॉर्मल किया था कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मैन मेड एंड नेचुरल। नेचुरल क्या होता है, मैन मेड क्या होता है। देन उसके बाद मैंने उसमें करंट अफेयर्स ऐड करना स्टार्ट किया, जैसे अभी लिथियम का सोर्स मिला था इंडिया में काफी सारा। देन इंडिया मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो था वो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था। देन मिलेट्स का क्या यूज है इंडिया में, बहुत कम लोग हैं जो आज के टाइम पे मिलेट्स, मतलब ज्वार बाजरा सब खाते हैं, और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जब हमारे इंडिया में इतना अच्छे लेवल पे ग्रो हो रहा है, तो इसका एक्सपोर्ट हमें बहुत फायदा करेगा, ये भी काइंड ऑफ रिसोर्स ही है इंडिया के लिए। एंड इसके बाद इंडिया कितना अच्छा लोकेशन है इंडिया का भी, कि सोलर एनर्जी हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, विंड पावर हो, हम कितने अच्छे लेवल पे यूज कर सकते हैं, जितना अभी कर रहे हैं उससे उससे ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैंने इंक्लूड की थी। अब इन सब चीजों के लिए आपको करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने यूट्यूब के 2 चैनल से, एक स्टडी IQ और दूसरा एक वर्ल्ड अफेयर्स करके है, बाय प्रशांत धवन, वो सर है, वो जियो पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा आइडिया देते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग में बोलूंगी आप करिए, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मैं उतनी अच्छी नहीं थी न्यूज़पेपर रीडिंग में, तो मैंने इन चैनल्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था, मैं उनके सारे वीडियोस देखती थी। तो वो ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर कर लेते हैं रिलेटेड टू वर्ल्ड अफेयर्स, या फिर इंडिया में भी कुछ भी डोमेस्टिकली चल रहा, तो वो भी वो बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जीडी में भी आपको 2 टॉपिक्स मिलते हैं। पहला टॉपिक थोड़ा सा करंट अफेयर रिलेटेड, जैसे हमारा G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, तो यही टॉपिक आया था कि नेशनल लेवल पे हमें क्या क्या इश्यूज रेस करने चाहिए। देन जो दूसरा टॉपिक रहता है वो सोशल टॉपिक रहता है। और बीइंग अ लेडी कैडेट, मोस्ट ऑफ द सोशल कैडेट, मतलब मैं 2 SSB दिए हैं, दोनों SSB में विमेन ओरिएंटेड टॉपिक्स थे, जो सोशल टॉपिक था।
तो आप ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके जाइए वहाँ पे, कहाँ-कहाँ वुमेन आज आगे हैं, कौन सी फील्ड्स में, जो फील्ड्स बाकी लोगों को नहीं पता होंगी, अगर आप उनका नाम लोगे, तो मे बी जीटीओ ऑब्जर्व करे आपको कि अच्छा इसको इस चीज़ का भी आइडिया है। तो बिल्कुल। ऐसी सब चीज़ें जो आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए वहाँ पे, और करंट अफेयर्स आपको जीडी में भी और लेक्चरेट में भी, दोनों जगह काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और अगर आप किसी भी लैंग्वेज के साथ ईज़ में नहीं हो, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर। अगर आप इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हो, इट्स ऑलराइट, आप जितना बोल सकते हो बोलो। मैंने पहले भी बोला कि आप हिंदी में बोलना स्टार्ट कर दो, वापस इंग्लिश में स्विच कर लो। वो हुँ, आपका थिंकिंग देखना चाहता है। ये देखना चाहता है कि आप कैसे अच्छे से अपने थॉट्स प्रेज़ेंट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप अच्छे से कर पाओगे, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है उस चीज़ का, आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो। हाँ, इंग्लिश इज़ अ बेटर ऑप्शन इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, बट ट्राई टू कम्युनिकेट योर थॉट्स ईज़िली। आप अच्छे से प्रेज़ेंट करो अपने आप को, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड दोनों ही टाइम पे जीडी में मेरा फिश मार्केट तो बना ही था, हर बार बनेगा। बट एक ऐसा पॉज़ आता है ये बीच में, जब सब शांत हो जाते हैं, यू गेट अ पॉइंट टू स्पीक, तब आप कोशिश करिए बोलने की, बट चुप मत बैठिए। हुँ, हुँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने मेरे एक नेक्स्ट चेस्ट नंबर नहीं बोल पा रही थी, उसको बोला कि वी शुड गिव हर अ चांस टू स्पीक, बट शी सेड नो आई डोंट वांट टू स्पीक। वो ट्राई कर रही थी बोलने का, बट ग्रुप बहुत डोमिनेट कर जा रहा था उसके ऊपर, तो मुझे लगा शायद उसको बोलूँ मैं, बट जब उस पे आया तो शायद वो नर्वस फील कर गई, उसको अंडर कॉन्फिडेंट लगा। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ की, अंदर से नहीं निकलेगा। जैसे मेरे एनसीसी के फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प करी इस चीज़ में, हम सब ग्रुप में ऑनलाइन हो गया या फिर ऑफलाइन हो गया, बैठ के बहुत प्रैक्टिस की थी हमने साथ में मिलके। हम हुँ, सब ऑनलाइन ऐसी ज़ूम मीटिंग कंडक्ट कर लेते थे, एंड देन हम सब उस पे प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसे ही आपके फ्रेंड्स तो होंगे ही ऑब्वियसली, तो सबके साथ बैठो, टॉपिक्स निकालो, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे टाइप्स के टॉपिक्स दिए हुए हैं, और किसी के नोट्स प्रेफ़र करने की जगह खुद अपने नोट्स बनाओ। जब बनाओगे तब दिमाग में भी जाएगा और ईज़ी भी रहेगा आपको वो याद करने के लिए। रटना नहीं है, रीड इट 2 और 3 टाइम्स, देन वो आ जाएगा। तो लेक्चरेट एंड जीडी का तो ये हो जाएगा इससे। देन जीपी, जीपी में मुझे इस बार लगता है कि आई वाज़ गुड एट इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप। आप जहाँ पे भी बैठे हो, जिस भी सिचुएशन में बैठे हो, ट्राई कि आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि उस टाइम पे सब अपने-अपने थॉट्स देने लग जाते हैं। कोई हुँ, भी ये नहीं देखता कि आपको पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लाने हैं। अगर आप सॉल्यूशन नहीं ला पाए, तो आप ग्रुप प्लान ही नहीं दे पाओगे। सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी ज़रूरी है। मोस्टली 4 टू 5 प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी ज़रूरी है, वरना ग्रुप प्लान नहीं दे पाओगे और पूरे ग्रुप की गलती हो जाएगी वो। तो हुँ, लोग ना एक ही प्रॉब्लम पे स्टक कर जाते हैं। नो, आई थिंक दिस इज़ द सॉल्यूशन, दिस इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन। सो ट्राई टू कम्युनिकेट, इधर के थॉट्स उधर डालो। अगर आपको आपसे अच्छे थॉट्स किसी और के लग रहे हैं, तो आप उसको भी इंक्लूड करो, एंड देन सामने वाले को बताओ कि मे बी दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, हम इस ऑप्शन को लेके आगे चल सकते हैं। डू नॉट स्टिक टू ऑल द सॉल्यूशंस यू हैव मेड। जो भी हुँ, आजू-बाजू वाले भी सजेशंस दे रहे हैं, उनको भी इंक्लूड करो, एंड देन जल्दी-जल्दी मूव ऑन करो। हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे एक सॉल्यूशन निकल गया, ओके ग्रुप, नाउ वी शुड मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द सेकंड प्रॉब्लम? सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो ग्रुप के साथ कि दीज़ आर द प्रॉब्लम्स आई हैव सॉर्टेड। आपको क्या-क्या लगता है ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मेरे टाइम पे जो जीपी था, उसमें जो ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उनको कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लेने के लिए एक फॉरेस्ट या फिर एक छोटा-सा जगह थी, वहाँ पे जाके उनको कलेक्ट करने थे मेडिसिनल प्लांट्स, और उसके बीच में उनको 5 या 4 या 5 प्रॉब्लम दी गई थी। अब उन सब लोगों ने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिख लिए, पर वो ये भूल गए कि हमारा मेन एम था वहाँ पे जाके प्लांट कलेक्ट करना, या फिर ओके। जो भी आपका उस टाइम पे मेन एम दिया हो, वो हुँ, आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मतलब उसको आपको लेके चलना है साथ में, उसको नहीं भूल जाना है। जिस काम से आए थे, वही काम आप भूल गए। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे ग्रुप ऑफ 10 है, और आपने उसको 2-2 के ग्रुप में या 3-3 के ग्रुप में जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप ये मत भूलो कि 2 लोगों को वहाँ पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स लेने के लिए भी टाइम लगेगा वहाँ पे। तो जो मेन टास्क है आपका, आपको वो नहीं भूलना है। देन जैसे हमारे इसमें एक रिवर था, तो उसमें जो फ्लो ऑफ स्ट्रीम था वो डाउनवर्ड्स था, और वहाँ पे एक मोटर बोट थी। तो बहुत, अब अगर आप जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन में जाओगे तो आपके लिए ईज़ियर रहेगा, और आपको ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, दोनों जगह जाना है। बट मेबी आप ऊपर जाने के लिए कोई और व्हीकल ले लो, नीचे आप बोट से आ जाओ। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। जब भी जीटीओ आपको चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है उस डीपी में, सो लिसन टू हिम केयरफुली कि वो क्या-क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से और धीरे से बताते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें भूल गए कि उन्होंने बोला था कि द रिवर इज़ फ्लोइंग डाउनवर्ड्स। समझ ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इफ यू लिसन इट, उनको भी लगेगा ना हाँ, कि बंदी ने सुना पूरा क्या-क्या, क्या-क्या था। हुँ, हुँ, देन जैसे पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट होते हैं, पीएचयूज़, जो छोटे-छोटे हेल्थ केयर यूनिट्स रहते हैं, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं रहती है कि अगर आपको गन शॉट हो गया या फिर स्टैब इंजरीज़ हो गई हैं, वहाँ पे बहुत लो लेवल पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। तो अगर आपके पास 3-4 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स के विदिन
रीच में, अच्छा डेवलप्ड हॉस्पिटल है, तो प्रेफर कि अगर बहुत ज्यादा किसी को प्रोफाउंडली ब्लीडिंग हो रही है, लिखा रहता है उसमें, तो यू शुड टेक देम देयर ना। छोटे यूनिट में तुम उसको क्यों लेके जाओगे जब बड़ा हॉस्पिटल वहां पर है, टाइम लगेगा, वो भी तुमको बाद में वहीं पे रेफर करने वाले हैं। तो ये सब चीजें अगर आप देख के जाए कि क्या क्या ये चीजें होती हैं, तो आपको वहां पे हेल्पफुल रहेंगी लोगों के साथ, लोगों को बताने में भी कि यहाँ यहाँ ये फैसिलिटीज है। एंड देन कोशिश करिए कि ग्रुप प्लान आप जाके दे, अगर आपको ग्रुप नॉमिनेट करता है इट्स गुड, तो मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए। और जैसे मेरे साथ हुआ था, मतलब एक लड़की ने मुझे नॉमिनेट किया उधर जाने के लिए, मैं जाके ग्रुप प्लान देकर आ गई। एंड देन जब जीटीओ पूछते हैं आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो जिसने मुझे नॉमिनेट किया था उसी ने कुछ एड ऑन कर दिया। मे बी कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें, बट कोई और बोलता तो शायद मुझे लगता कि ठीक है, बट उसी ने मुझे नॉमिनेट किया था मुझ पे ट्रस्ट दिखा के कि यू गो एंड गिव द ग्रुप प्लान। एंड देन वही बीच में, ठीक है, इट्स हर वे ऑफ पॉइंट कि उसको कैसे हैंडल करना है, बट आई थिंक कि अगर आपने किसी को नॉमिनेट किया तो एटलीस्ट आप मत बोलिए उसमें, जीटीओ को भी लगेगा ना कि आपने इसको नॉमिनेट किया एंड देन यू आर ओनली स्पीकिंग उसके बीच में, ऐसा। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। देन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए तो मैंने आपको बताया बहुत डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल्स नहीं रहते हैं। यूजुअली लेडी कैडेट्स में आर्म स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती है, तो अगर आप श्योर हो कि आप वो जो 2 ऑब्स्टिकल्स है जो पहले से ही ऑप्शनल रखे हैं, आपसे नहीं होने वाले हैं, मत जाइए उधर। जो ऑब्स्टिकल्स 8 ऑब्स्टिकल्स है वही कर लीजिए, उसी को रिपीट कर लीजिए। ऑप्शन रहता है कि अगर 8 ऑब्स्टिकल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं तो आप फिर से वही रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ऑप्शनल रहते हैं, वो क्लाइंबिंग वाले रहते हैं, डबल जंप रहता है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, इंजरी हो जाएगी, आगे के टास्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए मत जाइए वहां पे जो आपकी कैपेबिलिटीज है। और सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आपको रिकमेंड नहीं करवाने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिकमेंड करवाने वाली, तो डोंट टेक रिस्क। और इसी के लिए पहले से आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले से रनिंग करेंगे, तो आपको इजी रहेगा। जैसे मैं जाती थी रनिंग के लिए, आई यूज टू गो इन द मॉर्निंग, तो मैं यूजुअली रोज वहां पे जाके सन को देख के मेडिटेट करती थी। आई यूज टू फील कि द सन इज लुकिंग एट मी, ही इज सीइंग कि मैं रोज भाग रही हूँ, तो ही इज गोइंग टू हेल्प मी ऑन द ग्राउंड। तो जब मैं वहां पे गई, यूजुअली जीटीओ भी सुबह ही होता है, तो व्हेन आई वेंट देयर आई अगेन क्लोज माई आईज, मैंने सन को देख के बोला कि आप सब ध्यान रख लोगे, मुझे पता है। एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे पता था उन्होंने मुझे रोज प्रैक्टिस करते हुए, रनिंग करते हुए देखा है, इधर भी मेरा आराम से हो जाएगा। तो मैं वहां पे बहुत अच्छे से मेरे सारे ऑब्स्टिकल्स हो गए। सो कीप, इसके लिए भी कीप प्रैक्टिसिंग, ताकि बॉडी अडेप्ट कर जाए रनिंग के लिए। एकदम से जाके भागना नहीं हो पाएगा, 3 मिनट रहेंगे तो ऑब्स्टिकल्स होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए रनिंग करते रहिए। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में भी ट्राई कि आप पूरे ग्रुप को साथ में लेके जाए, ये इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, पूरे ग्रुप को लेके आगे चलना है। तो सबको सपोर्ट करिए, वॉल क्लाइंब करनी रहती है, पुश पुल, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर करोगे उसके लिए, मतलब फिजिकली जंपिंग, रनिंग, यही सब चीजें रिक्वायर्ड है। आर्म स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज कर पाओ फॉर लेडी कैडेट्स तो वो अच्छा रहेगा जीओआर के लिए। देन एचजीटी पीजीटी, मैम ये सब ऐसी चीज है ना कि इसकी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाती है, जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया, कमांड टास्क हो गया। यस मैम, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी थी, मतलब जितनी भी वीडियोस अवेलेबल थी यूट्यूब पे, बहुत सारी अकेडमीज है जो ये सब करवाती हैं, तो यूट्यूब पे मैंने काफी वीडियोस देखी थी कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर्स रहते नहीं रहते हैं वहां पे, काफी एडवांस स्ट्रक्चर्स, पेंडुलम रहता है नॉर्मली, या फिर एक आधा ही टेबल है, जैसे मेरे इसमें एक आधा सर्कल था सिर्फ कमांड टास्क में, उसको ओपन करना था। हुआ क्या मैम, एक टेबल था हाफ क्लोज्ड, एंड देन जो इसके नीचे का स्टैंड था ना, उसके ऊपर एक ऐसा यू करके एक ऐसा होल जैसा था यू शेप में, उसके अंदर वो बल्ली फिक्स होनी थी और उसके ऊपर वो टेबल खुलना था, ऐसा था। Oh my God. तो मैं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, तो मैं 2 मिनट सोचने लगी कि ये है क्या। तो वो जीटीओ आते हैं, मुझसे पूछते, रिद्धि आर यू नॉट एबल टू सी दिस, व्हाट इज दिस, दिस ऐसा उल्टा यू था। तो ही आस्क्ड मी, आर यू नॉट एबल टू सी दिस, ये क्या है। तो मैंने बोला यस सर, मतलब आई नो कि समथिंग इज देयर बट आई एम नॉट एबल टू गेट कि करना क्या है। तो ही आस्क्ड मी, इज इट अ स्माइलिंग फेस और इज इट अ ग्रूमिंग फेस, मतलब वो उल्टा यू था तो इट वाज अ ग्रूमिंग फेस। तो मेरे को तब समझ में नहीं आया, सेड सर आई फील इट्स अ इन्वर्टेड स्माइल। तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि वो एक ग्रूमिंग फेस है, मतलब ट्राई टू बी पॉजिटिव, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इन्वर्टेड स्माइल, ऐसा करके मैंने उनको बोला कि इट्स इन्वर्टेड स्माइल फेस। तो वो बीच बीच में आके तुमको कोशिश करेंगे प्रेशराइज करने की ड्यूरिंग द जीटीओ ऑल्सो, तो कीप दैट इन माइंड कि वो कितना भी प्रेशराइज करे, आपको अपना काम नहीं लूज करना है, आराम से करिए सारे ऑब्स्टिकल्स। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस से काफी हेल्प मिली थी मुझे, पीजीटी एचजीटी कमांड टास्क के लिए। स्टे काम, सब कुछ होगा, आप देखिए उसको, पहले तो ऑब्जर्व करिए, अगेन ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल, conference is one of the crucial Conference. decision making point. So how was your conference?
मैम माय फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज वेरी बिग। 15 मिनट का कुछ चला था मेरा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। मैं गई अंदर, उन्होंने मुझसे पूछा कि दे आस्क्ड मी कि आपकी एनसीसी में रैंक क्या थी? तो आई टोल्ड देम सीनियर अंडर ऑफिसर। तो ही आस्क्ड मी कि व्हाई सीनियर अंडर ऑफिसर? आपको ये रैंक क्यों मिली? सबसे ऊपर की रैंक रहती है सीनियर अंडर ऑफिसर। तो आई सेड कि सर मैं आरडीसी गई हूँ, तो और मैंने ये कैंप्स किए हैं, तो आई थिंक कि मेरे जो एएनओज है, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर्स, मे बी दे थॉट कि आई हैव द कैपेबिलिटीज, तो उन्होंने मुझे ये रैंक दी। तो दे सेड ओके। देन दे आस्क्ड मी कि एसईओ बनने के लिए आपको कौन सी रैंक पहले लानी पड़ती है? तो मैंने उनको पूरा रैंक स्ट्रक्चर बताया कि पहले सार्जेंट, फिर अंडर ऑफिसर, देन सीनियर अंडर ऑफिसर बनते हो आप। तो फिर पूछा कि सार्जेंट बनने के लिए कौन सी रैंक लगती है? तो मेरे को नीचे की 2 रैंक याद ही नहीं आ रही थी, मैं इतना प्रेशर फील हो रहा था, मैं रैंक ही भूल गई नीचे की दोनों। तो आई सेड कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट 2 रैंक होती है नीचे, देन उसके बाद हम सार्जेंट बनते हैं। तो ही सेड ओके। देन ही आस्क्ड मी कि अगर आप आरडीसी गए हो और वहाँ पे बाहर का एक स्कूल है, वहाँ पे आग लग गई, देन व्हाट विल यू डू? तो मैंने बताया कि मैं फायर ब्रिगेड लेके जाऊंगी, ये इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो वो एक-एक करके इक्विपमेंट एलिमिनेट करते गए। जैसे एसआरटीज में रहता है ना, मे बी वो कुछ चेक कर रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने ओके। एक सिचुएशन क्रिएट करी, उसमें से एक-एक करके वो एलिमेंट निकालते गए। देन मैंने वो सॉल्व करा। देन उसके बाद उन्होंने पूछा, ओके रिद्धि, देन व्हाट ऑल एक्टिविटीज हैव यू डन इन द कैंपस? तो मैंने बताया कि वी सेलिब्रेटेड बर्थडे, एक लड़की का बर्थडे था, तो हमने केक ऑर्डर किया था। तो मैं यही बोलूँगी, आपने वहाँ पे जो भी किया, हम मूवी भी देखने गए थे वहाँ पे, हमें एक मूवी भी दिखाई गई थी, तो वो भी बताया हमने। फ्राइडे नाइट भोपाल में मूवी के लिए लेके जाते हैं। तो ये सब ठीक। चीज़ें हमने जो भी की है, आप उनको बताइए कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे थे, आपने क्या-क्या चीज़ें, जैसे यूजुअली क्या होता है, अगर आपको खाना पसंद नहीं आता है, आप जाते हो वहाँ पे कैंटीन में खाना खाने के लिए, यू कैन टेल देम ना कि वी यूज्ड टू गो टू हैव डिनर एट द कैंटीन। बट ये नहीं बोलना कि खाना अच्छा नहीं होता है, नो। कि किसी का बर्थडे है इसलिए हम गए थे, जैसे हमारे केस में बर्थडे था इसलिए यू वेंट देयर। खाना इज ऑलवेज गुड, एवरीथिंग इन द एसएसबी कैंपस इज ऑलवेज गुड। वहां पे जाके ये सब नहीं बोलना चाहिए कि बिकॉज अगेन इट्स अ टेस्ट कि आप अडेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं उस चीज को लेके। देन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में मैम तो ये सब पूछा, एंड देन जब मैं निकल रही थी ना, मुझे एकदम से दोनों रैंक्स याद आई। तो आई टोल्ड देम कि सर ये रैंक रहती है, सार्जेंट के पहले ये रहता है, उसके नीचे ये रहता है। तो ही वाज कि ओके ओके रिद्धि, यू कैन गो। देन आई केम आउट एंड इन माय सेकंड कॉन्फ्रेंस, बस 2-3 मिनट का चला था कॉन्फ्रेंस। ही आस्क्ड मी कुछ कैंपस में कुछ कैसे, सब कुछ कैसा लगा विद इन ये। तो मैंने बताया कि सर इट वाज एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा था। देन ही आस्क्ड मी रिद्धि व्हाट हैव यू डन टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस फ्रॉम द लास्ट टाइम? तो आई टोल्ड हिम कि सर मेरे फर्स्ट टेस्ट के बाद आई वेंट होम, आई रोट एवरीथिंग, हर एक टास्क के बारे में आई रोट एवरीथिंग। इस टास्क में आई रेटेड माई सेल्फ कि 5 में से इतने इतने मार्क्स हर चीज को लेके। देन मैंने सोचा उस बारे में कि किस चीज में कमी पड़ी, तो मुझे लगा मैं जीटीयू में थोड़ी वीक थी, तो आई ट्राइड इम्प्रूविंग इट। और मुझे जेन्युइनली मैम ऐसा फील होता है कि इस बार मेरा जीटीयू में पिछली बार से काफी इंप्रूवमेंट था, मुझे खुद भी फील हुआ ऐसा। तो ये सब मैंने उनको बताया, बस इतना करके आई केम आउट। तो इस बार कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबा नहीं चला था। आई गेस प्रीति आपकी जो जर्नी रही है दैट इज बीइंग लाइक अ दे लिटरली एंजॉय ड्रिलिंग यू आई वुड जस्ट से दैट क्योंकि चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो जीटीयू के अंदर भी द वे ही वाज ट्राइंग टू suppress you or put a try to put a pressure on you यस but मैम। the way you handled is something I was just observing throughout the session we are having ki how calmly you handled it and therefore no doubt you have scored a AI or two because of that patience throughout your journey प्रीति आपकी जर्नी शुरू से देखी जाए तो यू वांटेड टू क्लियर नीट एंड देन कहाँ जाना था और कहाँ देन आरडीसी हैपेंड एंड देन आर्मी केम इनटू द पिक्चर नाउ यू सी योर होल जर्नी हाउ डू यू फील लाइक अबाउट द होल जर्नी मैम यस मैम। मैम मैं वही मतलब मैं सबको भी यही बोलना चाहूंगी, जैसे आई वुड लाइक टू टेल कि आई हैड अ ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर। सो मैंने 10th के बाद भी बायोलॉजी लिया। देन आई वेंट टू वडोदरा कि मैं वहाँ पे पढूं। देन मेरा बोर्ड चेंज हुआ, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। मेरा उस टाइम पे नहीं हुआ, मतलब नीट में मार्क्स आए थे बट इतने नहीं थे कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। सो आई डिसाइडेड टू टेक ड्रॉप, तो मैंने ड्रॉप भी लिया। उसके बाद मैं आई वेंट टू इंदौर, मतलब मैं वहाँ पे जाके जो कोचिंग्स रहती है वो ज्वाइन की। देन फिर भी मतलब मार्क्स इंप्रूवमेंट थी, पर इतने नहीं थे कि गवर्नमेंट मिले। एंड अगेन प्राइवेट में बहुत ज्यादा फीस हाई रहती है फॉर एमबीबीएस। सो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड, मैं बहुत रोया था तब भी कि क्यों ऐसा, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मार्क्स नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। तो काफी डिप्रेसिंग टाइम था वो। देन आई चोज फॉर फिजियोथेरेपी, आई वेंट टू पीपल्स इन भोपाल। फिर मैंने फिजियोथेरेपी किया, सब कुछ किया। देन आई जॉइंट एनसीसी। उस टाइम तक मेरे दिमाग में नथिंग वाज देयर कि आई वाज गोइंग टू टेक दिस पाथ, और ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे ग्रेजुअली इट केम अप, द अपॉर्चुनिटीज केम, आई वेंट फॉर आरडीसी, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर वाईपी। तो धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटीज आई। देन मैंने एसएसबी दिया,
इवेंचुअली सब कुछ होता गया। तो जब अब अगर मैं बोलूँ कि अगर आज मैं टर्न करके देखूँ पीछे इतना सब कुछ, तो मुझे समझ में आता है सारे डॉट्स लिंक करते हैं। तो वो कहते हैं ना, मन का हो तो बहुत अच्छा, बट ना हो तो और भी अच्छा। गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू, सो बिलीव इन गॉड। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको डिप्रेस तो बिल्कुल नहीं, मुझे पता है बहुत डिप्रेसिंग फील होता है, सबको ही होता है, बट नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि कुछ मेरे केस में तो मुझे कोई भी चीज पहले अटेम्प्ट में नहीं मिली। आई आई हैड टू वर्क हार्ड फॉर इट, तो उसी के बाद ही मिला है। तो और सबका सब कुछ उनके टाइम पे होता है, तो किसी का हो रहा है तो इसलिए भी अपसेट नहीं होना, बिकॉज दे आर ऑन देयर टाइम एंड यू आर ऑन योर टाइम। आपके टाइम से जो भी प्लान है आपको मिलेगा, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट, डिप्रेस नहीं होना। Everything happens for a reason, I would just say that. यस Riddhi, मैम। coming to an end, you know, पूरा सेशन जिसमें हमने बहुत चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करी, आई एम सो हैप्पी कि हमने हर चीज को, चाहे वो जीटी हो, चाहे इंटरव्यू, चाहे वो स्क्रीनिंग टेस्ट हो, हमने प्रिसाइसली हर चीज को डिटेल में डिस्कस किया है. सो लाइक somebody is going for their first SSP, I would just recommend them to watch this video. And since we're यस coming मैम। to an end, maybe there will be candidates who are in their NCC journey, or they are about to give their first SSB. Maybe they are a repeater, they are screen out or conference out, and they're watching you in this interview. What message you would like to give? मैम मैं यही बोलना चाहूंगी कि नेवर गिव अप, कि कितने भी अटेम्प्ट्स लग जाए, सबका मतलब ऐसा भी है ना कि कितने भी अटेम्प्ट्स लगते हैं पर लोग मैंने खुद ने भी देखा है, मैं मेडिकल्स के लिए गई थी तो मेरे साथ एक था, उसके 13th अटेम्प्ट के बाद उसको रिकमेंडेशन मिला, पर जो खुशी उसको मिली शायद उसको वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद नहीं मिलती। तो ये सब कुछ प्लान्ड है। तो अगर आप स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट भी हो रहे हो, आप गिव अप मत करो, आप करते रहिए, क्योंकि अगर आप करोगे तभी आपको आगे मिलेगा अपॉर्चुनिटी, तभी आप आगे जाओगे। तो नेवर गिव अप, मैं बस यही बोलूंगी। और फॉर आरडीसी मतलब एनसीसी में, अगर आप हो एनसीसी में, आपने एनसीसी लिया हुआ है, तो ट्राई टू गो फॉर आरडीसी कैंप्स में जाइए। आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको ऑफिसर्स से मिलने की मौका मिलता है, वहां पे आपको समझ में आता है कि सिस्टम क्या है, आपको वर्क कैसे करना है। तो ट्राई टू गो फॉर कैंप्स। आप वहाँ पे बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हो जो आपके साथ आते हैं, रहना कैसा है, एडजस्टमेंट कैसे करना है। मैंने बहुत सीखा है मैम एनसीसी से। मैं खुद ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपने 3 साल एनसीसी किया है, आपके पर्सनालिटी में डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप खुद देखोगे और वो चेंजेस। तो अगर आप एनसीसी में हो, दिल से एनसीसी में रहो, गो फॉर द कैंप्स, डू एवरीथिंग एंड प्रिपेयर फॉर एसएसबी। सब कुछ अच्छा ही होगा इफ यू वर्क हार्ड। Oh, Riddhi. Oh my God, I'm so happy for you. And जिस थैंक तरह यू से सो मच मैम। आप बहुत सिंपलिसिटी से चीजें समझाते हो, मुझे लगता है कि हर कोई रिलेट कर पाएगा आपसे, whether they are in their first attempt or they are about to give their last attempt maybe. And I would just like love to congratulate you. And since you're about to go to the academy, the days are coming so soon. So I would यस just मैम। wish you all the luck, all the prosperity, and all the blessings from थैंक यू all सो the मच मैम। people who are going to watch and from my side. And thank you so much for joining me for this interview. थैंक यू सो मच मैम। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.